मॉडर्न डे इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल सर्किट्स का जो योगदान है ये काफी बड़ा है। और डिजिटल सर्किट्स ये ट्रांजिस्टर के एग्जिस्टेंस के कारण ही पॉसिबल हुआ है। जैसे कि आपका जो कंप्यूटर है या फिर जो मोबाइल फोन है, इसका जो बेसिस है वो इंटीग्रेटेड सर्किट है। और इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनता है लॉजिक गेट्स से, रजिस्टर्स से और भी डिजिटल यूनिट्स से। और ये सारी चीजें ये तभी संभव हुआ जब ट्रांजिस्टर्स का आविष्कार हुआ। तो इस लिहाज से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रांजिस्टर्स पे बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ मुद्दों को जो हम कवर करेंगे वो ये है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर्स कितने तरह के होते हैं। फिर हम ट्रांजिस्टर्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसे बना है, किस तरह के वो यूनिट से बना है, उस पे बात करेंगे और उनका जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उस पे बात करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि ट्रांजिस्टर को हम किस तरह से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले देखा था कि पीएन जंक्शन डायोड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से। और उसके बाद हम ये देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि ट्रांजिस्टर जो काम करता है, जो स्पेशल काम करता है, उसके पीछे का फिजिक्स क्या है, ये किस तरह से काम करता है और ट्रांजिस्टर्स का जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसी के कारण ये इतना खास है। और अंततः हम जाके ये देखेंगे कि ये हम किस तरह से यूज करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये डिजिटल स्विच जैसा यूज किया जाता है और यही एम्पलीफायर के तौर पे भी यूज किया जाता है। तो उस पे और ज्यादा चर्चा हम तभी कर पाएंगे जब हम इसके पीछे का फिजिक्स को समझ लेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रांजिस्टर का जो टाइप है वो कितना है ये देख लेते हैं। तो ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर ये बेसिकली दो तरह का होता है। पहला, इसे हम कहते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, सो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और दूसरा इसे हम कहते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। लेकिन आज का जो मुद्दा है, इस वीडियो का जो बेसिक्स है, ये रिवॉल्व करेगा सिर्फ इसी के अराउंड, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो मुझे कहना चाहिए हम जो आज चर्चा करेंगे वो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पे ही करेंगे। और ये जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है इस पे हम आगे के किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। अब ये जो बीजेटी होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, बेसिकली ये दो तरह का होता है। एक तो ये होता है एनपीएन, एनपीएन, और दूसरा होता है पीएनपी। ये क्या है? सबसे पहले तो जैसे कि हमने बात किया था जंक्शन डायोड पे, पीएन जंक्शन डायोड पे, वहां क्या होता था, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला के बनाया जाता था पीएन जंक्शन डायोड। यहां पर तीन ऐसे यूनिट्स होते हैं। जैसे कि दो एन टाइप के बीच में अगर हम पी टाइप मटेरियल रखते हैं तो ये बन जाता है एनपीएन, और अगर दो पी टाइप के बीच में हम एक एन टाइप रखते हैं तो ये बन जाता है पीएनपी। अगर आप इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसे अगर आप देखें तो जैसे कि ये हो गया एक ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। सो ये एक एन साइड और बीच में पी साइड। सो ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर और ये हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो ये जो बेसिक चीजें हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर हम किसे कहते हैं, पी टाइप किसे कहते हैं, इन सारे चीजों पे हमने इससे पहले काफी बात कर लिया है। सो इसके डिटेल्स में हम बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। और अगर आप पीएनपी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को देखें तो ये कुछ ऐसा बनता है, एग्जैक्टली जैसा ये बना है वैसे ही बनेगा। पी के जगह एन और एन के जगह पी होगा। सो ये हो गया बीच में एक लेयर जो कि पतला सा लेयर होता है, यहां पर ये एन रहेगा बीच में और दोनों साइड में पी टाइप मटेरियल्स आएंगे। जो मैकेनिज्म है काम करने का ट्रांजिस्टर का वो इसमें और इसमें सेम है, लेकिन डिफरेंस यही है जहां पर आप होल्स को मानेंगे वहां पर आपको इस केस में मानना पड़ेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वहां पर होल्स। आप इंटरचेंजेबली इसे समझ सकते हैं, लेकिन समझना थोड़ा ज्यादा आसान होता है जब हम एनपीएन पे बात करते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे लगभग हर जगह पे आप जब ट्रांजिस्टर्स पढ़ेंगे, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, तो एनपीएन को बेस बनाते हुए इसे हम समझते हैं और उसी से आगे चल के सेम मैकेनिज्म होता है, हम पीएनपी को समझ लेते हैं। सो फिलहाल हमारा कंसंट्रेशन यहां पर रहेगा एनपीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर पे। तो
अभी इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो हमने देख लिया। अब इस स्ट्रक्चर में 3 साइड्स होते हैं, इन तीनों का प्रॉपर्टीज हम देख लेंगे। सो 3 साइड्स क्यों? यहां पर देखिए, एक साइड, ये दूसरा साइड, और बीच में ये सैंडविच लेयर। एक होता है एमिटर, दूसरा होता है कलेक्टर, और ये जो बीच में ये रहता है इसे हम कहते हैं बेस। सो एक होता है कलेक्टर, एक होता है एमिटर, और बीच में होता है बेस। सो यहां पर मैं अगर लिख दूं तो बेहतर होगा। E स्टैंड्स फॉर एमिटर, और ये जो C स्टैंड्स फॉर कलेक्टर, और यहां पर ये जो B है, ये B स्टैंड्स फॉर बेस। अब क्या करना है, इनका जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो समझना है कि ये जो एमिटर है, ये जो बेस है, और ये जो कलेक्टर है, यहां डिफरेंस कहां पर है। तो इनमें जो डिफरेंस है वो इनके थिकनेस और इनका जो डोपिंग लेवल है, इस पे है इनका डिफरेंस। तो पहला पॉइंट होगा थिकनेस सबका अलग अलग होगा, और डोपिंग लेवल, ये डोपिंग लेवल भी सबका अलग अलग होगा। ऐसा अगर नहीं होता तो फिर ट्रांजिस्टर जैसे काम करता है वैसा काम नहीं करता। तो अगर आप देखें यहां पर थिकनेस और डोपिंग लेवल पे हम बात करेंगे इन तीनों के। सबसे पहले आता है ये जो एमिटर है, ये एमिटर, इसका जो थिकनेस होता है ये मीडियम थिकनेस होता है, और ये जो बेस होता है, ये बेस का प्रॉपर्टीज हम यहां पर लिखेंगे, ये बहुत बहुत पतला होता है। ये कुछ माइक्रोमीटर का होता है, बहुत पतला होता है। ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, ये बीजेटी जो है, ये खुद बहुत छोटा होता है, ये बहुत छोटा यूनिट होता है। इसीलिए तो बहुत बहुत सारे बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को मिला के हम एक इंटीग्रेटेड सर्किट बना लेते हैं, और इंटीग्रेटेड सर्किट भी बहुत बहुत छोटा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेटी ये खुद कितना पतला है, ये कुछ 100 माइक्रॉन्स का होता है, और ये जो बेस होता है ये तो कुछ ही माइक्रॉन्स का होता है। सो रिलेटिवली ये बहुत पतला होता है। और ये जो एमिटर है ये थोड़ा वाइड होता है, ये वाइड होता है, चौड़ा होता है, और ये कलेक्टर ये एमिटर के रेस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है। सो ये वाइडर है। अब अगर आप डोपिंग लेवल को देखें तो ये बहुत ही कम डोप्ड होता है। बेस इज लाइटली डोप्ड, सो लाइटली डोप्ड। अगर एमिटर को देखें तो ये बहुत बहुत ज्यादा डोप्ड होता है, सो हाईली डोप्ड। इसका डोपिंग लेवल बहुत ज्यादा होता है। और ये जो कलेक्टर है ये मॉडरेटली डोप्ड होता है, बीच में होता है इसका डोपिंग, सो मॉडरेटली डोप्ड। सो फिगर देख के आपको ऐसा लग सकता है कि जो एमिटर है उसे हम कलेक्टर बना सकते हैं, जो कलेक्टर है उसे हम एमिटर बना सकते हैं, इंटरचेंजेबली इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए जो ट्रांजिस्टर है वो ट्रांजिस्टर है, सो इन्हें हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं इनका जो थिकनेस है उसमें डिफरेंस है, जो डोपिंग लेवल है उसमें भी डिफरेंस है। हम आगे चल के ये देखेंगे कि ये जो बेस है ये इतना पतला है और लाइटली डोप्ड है, इसके पीछे का जो फिजिक्स है वो क्या है, ऐसा हम क्यों करते हैं। अब चलिए चले आते हैं कि सिंबल कैसा होगा। जैसे कि हमने इससे पहले बात किया है, जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, पिछले वीडियोस में हमने बात किया है। सो एक पी साइड होता है, दूसरा एन साइड होता है। सो ये पी साइड होता है, ये एन साइड होता है। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है तो ये फॉरवर्ड बायस में होता है, करंट को फ्लो करने देता है ये। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होता कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहे तो ये उसे रोक देता है, और इस सिचुएशन को हम कहते हैं रिवर्स बायस। सो ये इसका जो सिंबल है वो है किसका, जंक्शन डायोड का, पीएन जंक्शन डायोड का। लेकिन यहां पर ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होता है ये ऐसा नहीं होता है, थोड़ा अलग होता है। इसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मली एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है और एक स्ट्रेट लाइन से बेस को इंडिकेट किया जाता है। तो ये जो है ये बेस है, और दो स्लैंट लाइन से कुछ ऐसा और कुछ ऐसा एक एमिटर होता है, दूसरा कलेक्टर होता है। तो आप समझेंगे कैसे कौन सा एमिटर है और कौन सा कलेक्टर है। तो देखिए, जो एमिटर होगा उसमें आपको एक एरो दिखेगा।
एरो कुछ ऐसा भी हो सकता है इस डायरेक्शन में, एरो कुछ इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। ये डायरेक्शन बताएगा ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है या फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो अगर मैं यहां पर वो एरो लगा दूं, चाहे ऐसे या फिर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, तो ये बताएगा कि ये जो साइड है ये साइड होगा एमिटर और ये साइड होगा कलेक्टर। तो एमिटर चूंकि ये है तो हमें एरो इसी लाइन में लगाना है। तो इस केस में अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो तो एरो का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। इसके पीछे का जो लॉजिक है उसे हम समझेंगे थोड़ी देर बाद। तो बेस को ऐसे मिला लेते हैं तो यहां से हमें 3 पॉइंट्स मिलते हैं, एक तो ये, दूसरा यहां पर और तीसरा यहां पर। तो इनसे निकलता है कनेक्टिंग वायर्स, इनसे निकलेंगे कनेक्टिंग वायर्स। और अगर मैं यहां पीएनपी की बात करूं तो पीएनपी कुछ ऐसा होगा, ये हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया एमिटर, और ये जो एरो होगा ये एरो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। सो ये हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर और ये हो गया एमिटर। यहां भी 3 कनेक्टिंग वायर्स लगेंगे 3 पॉइंट्स में। सो एक कनेक्टिंग वायर हमने निकाल दिया बी से, बेस से, दूसरा कलेक्टर से और तीसरा यहां एमिटर से। अब हमें यह समझना होगा, लॉजिक हमें यह समझना होगा कि कहां पर एरो किस डायरेक्शन में होगा। तो मैं यहां लिख दूं कि ये जो है, ये आप जो देख रहे हैं ये एनपीएन है और ये जो है ये पीएनपी है। आप कैसे समझेंगे? तो यहां एक ही चीज सिर्फ ध्यान रखें कि ऐसे केसेस में आपको यह ध्यान रखना है कि जो बेस एमिटर जो जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा हमेशा। ये होगा फॉरवर्ड बायस में हमेशा। आप सिर्फ इतना याद रख ले, बेस एमिटर फॉरवर्ड बायस में होगा, तो आप समझ जाएंगे कि एनपीएन में और पीएनपी में किस डायरेक्शन में आपको यहां एरो लगाना है। मैं आपको बता दूं कि ये एरो जो इंडिकेट करता है ये बताता है करंट का डायरेक्शन। अब अगर आप देखें यहां पर तो आप ये पाएंगे कि ये जो है यहां पर ये कलेक्टर जो है ये एन है, ये भी एन साइड है और बेस जो है ये पी साइड है। और यहां पर चूंकि ये पीएनपी है तो कलेक्टर पी होगा, बेस एन होगा और एमिटर भी पी साइड होगा। हमें पता है कि फॉरवर्ड बायस कब होता है, जब करंट का फ्लो करने का डायरेक्शन होता है पी से एन की तरफ। सो ये होता है फॉरवर्ड बायस। और रिवर्स बायस कब होता है, जब करंट का टेंडेंसी होता है, वैसे करंट फ्लो तो नहीं करता है, करंट का जो टेंडेंसी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो इस डायरेक्शन में होता है। सो इस केस में हम इसे रिवर्स बायस कहते हैं। सो ये रिवर्स बायस में है। सो फॉरवर्ड बायस के लिए करंट को जो फ्लो करना है पी साइड से एन साइड की तरफ करना है। यहां पर देखिए ये पी साइड है, यहां पर देखिए ये एन साइड है। सो करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, पी से एन, मतलब फॉरवर्ड बायस में होगा। कौन? बेस और एमिटर, ये जो जंक्शन है बेस एमिटर वाला जंक्शन। सो बेस और एमिटर के बीच का करंट का फ्लो जो होगा वो कुछ ऐसा होगा ताकि पी और एन ये फॉरवर्ड बायस में रहे। यहां पर देखिए ये पी साइड है, ये एन साइड है। सो करंट का फ्लो बेस और एमिटर के बीच, बेस और कलेक्टर नहीं, बेस और एमिटर के बीच, बेस और एमिटर के बीच करंट का फ्लो ऐसा होगा ताकि ये जो पीएन जंक्शन डायोड है ये फॉरवर्ड बायस में रहे। मतलब करंट को फ्लो करना है पी साइड से लेके एन साइड की तरफ, इसीलिए एरो का जो डायरेक्शन है वो ऐसा है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें एरो को ड्रॉ करना है और पीएनपी जो ट्रांजिस्टर है या एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसे हम सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करें। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, ये ऐसा काम क्यों करता है। तो एक बार देख लेते हैं ये काम क्या करता है। ये काम कुछ ऐसा करता है कि यहां जो बेस है इसका सर्किट कुछ ऐसा बनता है कि इसका जो बेस है, बेस में आप करंट देंगे तो ही आपको एमिटर में करंट दिखेगा। वैसे एमिटर और कलेक्टर मान ले ये अगर ज्वाइंट हो एक सर्किट में, कुछ ऐसे मान ले एक सर्किट हम बना रहे हैं, यहां पर ये सर्किट है। सो ये बेस है,
ये कलेक्टर है, ये एमिटर है, और यहाँ बेस एक सर्किट से जुड़ा हुआ है, ये हो गया रेजिस्टर, और यहाँ पर हमने जोड़ दिया बैटरी। सो हम कुछ ऐसे इसे जोड़ेंगे, इसे ग्राउंड कर देते हैं सबसे पहले। सो इसे हमने कर दिया ग्राउंड, मतलब ये 0 पोटेंशियल में रहेगा। अब चूंकि ये एन पी एन की बात कर रहे हैं हम, ये एन साइड हो गया, ये पी साइड हो गया, और ये एन साइड हो गया। करंट को फ्लो करना है पी से एन की तरफ, सो एरो कुछ ऐसा होगा और करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। सो करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए चूंकि ये 0 पोटेंशियल में है, ये पॉइंट देखिए ये ग्राउंडेड है, सो 0 पोटेंशियल में है, तो इस पी साइड को जो बेस है, यहां मैं बेस भी लिख दूं इसे, सो ये जो बेस है ये कलेक्टर है और ये हो गया एमिटर। सो ये जो बेस है इसे हायर पोटेंशियल में रहना होगा, तब जाके करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। सो हायर पोटेंशियल में डाल देते हैं एक बैटरी, यहां पर कुछ ऐसे डाल देते हैं। सो ये चला गया हायर पोटेंशियल में, और ये जो कलेक्टर है इसे भी हमें इसी सर्किट से जोड़ना है कुछ ऐसे। सो यहां हमने दे दिया यहां रेजिस्टेंस, और अब हमें यहां पर बैटरी जोड़ना है। देखिए कैसे बैटरी जोड़ेंगे हम, ये जो साइड है ये एन पी साइड, इसे रिवर्स बायस में होना होगा, ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा और इसे रिवर्स बायस में रहना होगा। इसे रिवर्स बायस में रहने के लिए इसका जो पोटेंशियल होगा इसके पोटेंशियल से, बेस के पोटेंशियल से ज्यादा होना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि रिवर्स बायस मतलब करंट का फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, एन से लेके पी के तरफ। तो जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल यहां ज्यादा होगा और इस बेस में कम होगा। इसके लिए आप देखें ये जो टर्मिनल है, जो भी पोटेंशियल है उससे ज्यादा पोटेंशियल यहां पर होना होगा कलेक्टर का, तो इसका पोटेंशियल को हमने बढ़ा दिया। चलिए डबल कर देते हैं। सो हमने पोटेंशियल को बढ़ा दिया। सो अब अगर आप इस सर्किट में देखेंगे तो करंट का फ्लो होने का जो टेंडेंसी है, यहां पर ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यहां इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, कुछ ऐसे फ्लो करेगा, और यहां पर करंट जो है आप अगर इस साइड में देखेंगे तो करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। सो जो बेसिक मुद्दा है वो ये है कि अगर आप इस करंट को बंद कर देते हैं किसी तरह से, यहां स्विच लगा दे, आप यहां पर आप लगा दे स्विच, तो यहां पर मैं अभी लगाऊंगा एक स्विच, तो यहां पर मान ले स्विच हमने लगा दिया और सर्किट को हमने कर दिया ओपन। सर्किट को हमने कर दिया ओपन, अभी ये क्लोज्ड सर्किट नहीं है, यहां खुला हुआ है देखें, तो करंट का फ्लो यहां बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो बेस में बनने वाला था वो बंद हो गया। जैसे ही ऐसा होगा तो ये सारे करंट्स बंद हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है ये डिजिटल स्विच का काम करता है। एक टर्मिनल में जो कि बेस है वहां पर अगर आप यहां करंट को रोक देते हैं या फिर एक सर्टेन पोटेंशियल से नीचे चला जाता है इसका वोल्टेज, बेस का वोल्टेज, बेस में प्रोवाइडेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक सर्टेन लेवल से नीचे चला जाता है, तो फिर यहां इस सर्किट में करंट जो है ये करंट बंद हो जाता है। तो ये स्विच का काम करने लगा। आप इसे कंट्रोल कीजिए, इस सर्किट में जो करंट है वो कंट्रोल्ड हो जाएगा। सो ये स्विच हो गया। ऐसा ही तो होता है। हमारा स्विच क्या होता है, हमारे घर में जो स्विच हम यूज करते हैं, जो मैकेनिकल स्विच हम यूज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तो एग्जिस्ट करता है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उस सर्किट को काट देते हैं, करंट का फ्लो को बंद कर देते हैं। बिल्कुल यहां भी वैसे ही होता है। आप मैकेनिकल स्विच सोचे, स्विच दबाएंगे तो ही करंट फ्लो होगा, दैट मीन ये आप उसे कंट्रोल कर पा रहे हैं। उसी तरह से यहां पर डिजिटली, यहां कोई ऐसा फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होता है जिससे कि आप करंट का फ्लो को कंट्रोल करें, बल्कि इस सर्किट में जो करंट है उसे कंट्रोल करते हुए, या फिर इस सर्किट में जो वोल्टेज है उसे कंट्रोल करते हुए हम इस सर्किट का जो करंट है उसे कंट्रोल करते हैं। तो ये इस तरह से स्विच का काम करता है। आगे और डिटेल्स में आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। सो इस क्यों को समझने के लिए चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं फिर से NPN ट्रांजिस्टर। तो ये बड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं NPN ट्रांजिस्टर, कुछ ऐसा। सो एक साइड होगा एमिटर, तो चलिए ये हो गया एमिटर, और ये बेस बहुत बहुत पतला, तो मैं इसे थोड़ा वाइड ड्रॉ कर रहा हूं ताकि दिखे। ये है एमिटर
ये है कलेक्टर और ये है बेस। अगर आप डोपिंग लेवल को देखें तो ये बहुत हाईली डोप्ड होता है। ये चूंकि एन साइड है तो इसमें बहुत बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत बहुत सारे। उसी तरह से कलेक्टर में भी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा। डोपिंग लेवल सबसे ज्यादा होता है एमिटर का, और यहां भी होगा लेकिन कम, थोड़ा इसका डेंसिटी जो है वो कम होगा। और यहां पर बेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होंगे, बल्कि बेस में क्या होगा, बेस में होगा होल्स, और बहुत बहुत कम होल्स होंगे यहां पर। अगर इसका डोपिंग लेवल हम बढ़ा देते हैं, ज्यादा होल्स यहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ट्रांजिस्टर अपना काम ही नहीं करेगा। जैसे यहां पर ये स्विच का काम कर रहा है, ये कर नहीं पाएगा। तो इसका डोपिंग लेवल कम है, और अब हमें सर्किट बनाना है, सर्किट जोड़ना है। तो सर्किट कुछ हम ऐसे जोड़ेंगे कि यहां से निकलेगा, यहां से हमने निकाल दिया एक वायर एमिटर से, और इसे हमने जोड़ दिया बैटरी के साथ। सो कुछ ऐसा जोड़ दिया बैटरी हमने कि ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। सो ये हमने जोड़ दिया इसके साथ बैटरी, और ये वापस जुड़ गया। देखिए, तरह तरह के सर्किट पॉसिबल है, हम सिर्फ एक तरह के सर्किट पे बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ इसका बेसिक समझना है। सो ये सर्किट जुड़ गया। अभी आप अगर देखेंगे तो दो जगह पे आपको दिखेगा, यहां पर एक और यहां पर एक, आपको दिखेगा डिप्लीशन लेयर। हमने इस पे काफी बात कर लिया है इससे पहले। तो यहां आपको दो जगह पे डिप्लीशन लेयर दिखेगा, और ये जो बैटरी है ये कोशिश तो कर रहा है इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाने का। दैट मीन ये कोशिश करेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो इस डायरेक्शन में आ जाए, यहां एंटर कर जाए, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में चला जाए। और हमें पता है कि अगर एन साइड को, यहां पर ये एन साइड है और ये पी साइड है और ये एन साइड है, हमें पता है कि एन साइड को अगर नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो वो फॉरवर्ड बायस में रहता है। तो ये जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन जो है, ये फॉरवर्ड बायस में है। लेकिन दूसरे तरफ आप अगर देखें इस सेक्शन को, तो ये रिवर्स बायस में है, क्योंकि एन साइड जो है, ये वाला एन साइड जो है, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बन रहा है, और यहां इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बन रहा है, पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ। तो ये फॉरवर्ड बायस में है और ये रिवर्स बायस में है। दैट मीन करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो रिवर्स बायस में नहीं करता है, तो यहां भी नहीं करेगा। चाहे आप बैटरी को किसी भी तरह से जोड़ लें, उल्टा जोड़ लें, तब भी करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि एक ना एक साइड वो रिवर्स बायस में रहेगा ही। तो इस तरह के केसेस में करंट का फ्लो होना पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या किया जाए, अब यहां से हमें जो करना है वो ये है कि एक और बैटरी जोड़ देना है। सो यहां से हमने इसे कुछ ऐसे जोड़ दिया, यहां से हमने जोड़ दिया, यहां पर एक पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वोल्टेज का बैटरी हमने जोड़ दिया यहां पर, और इसका ईएमएफ कम होगा पिछले वाले से, और ये जाके जुड़ेगा यहां पर। अब देखिए, इस बैटरी के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इस डायरेक्शन में। और इसके कारण होगा क्या, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। सो इलेक्ट्रॉन्स का जो टेंडेंसी होगा फ्लो करने का, वो इस डायरेक्शन में होगा। सो बहुत बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। इससे होगा क्या, कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो करके यहां चले जाएंगे, लेकिन यहां बहुत बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स चूंकि यहां आ जाएंगे और उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत धीरे धीरे इस बेस में पहुंचेगा। इसे जब फील्ड मिलेगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, और काफी काइनेटिक एनर्जी होने के कारण, और यहां पर इसका डोपिंग लेवल चूंकि कम है, बहुत कम होल्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसके कारण बहुत बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने काइनेटिक एनर्जी के कारण इस साइड से, मैं इसका थोड़ा कलर बदल लेता हूं, सो इस साइड से बहुत बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ट्रैवल करके इस साइड में आ जाएंगे। ये अपना जो पोटेंशियल बैरियर है यहां का, इस पोटेंशियल बैरियर को तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगा। और वो आया क्यों, वो एग्जिस्ट क्यों किया, ये जो फील्ड सेटअप हुआ ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसे इंट्रोड्यूस किया। सिर्फ इस बैटरी के कारण जो फील्ड बन रहा था वो तो यहां रेजिस्टेड हो जा रहा था,
लेकिन यहां पर यह केस नहीं है। यहां पर इसने एक अलग ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, लेकिन इसके अपने काइनेटिक एनर्जी के कारण जो स्लो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो इधर चले जाएंगे, इस सर्किट में फ्लो करने लगेगा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो की बात कर रहे हैं हम, इसीलिए एरो का डायरेक्शन देखे, ये करंट के डायरेक्शन के साथ मैच नहीं कर रहा। सो इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा, लेकिन बहुत बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ये यहां बैरियर को तोड़ते हुए आगे पहुंच जाएगा। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? आप एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर करें। मान ले आप यहां पर खड़े हैं और आपके हाथ में एक बॉल है, आप एक बॉल पकड़े हुए हैं। आप अगर इस बॉल को छोड़ दे तो क्या होगा? ये सीधा यहां से यहां बॉल ये नीचे गिर जाएगा। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में है? तो आप इससे समझ सकते हैं इस पॉइंट से ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये नीचे की तरफ है, इसीलिए कोई बॉल यहां से सीधा यहां नीचे गिर जा रहा इस ग्रेविटेशनल फील्ड को फॉलो करते हुए। उसी तरह से अगर आप यहां से बॉल को छोड़ते तो वो नीचे गिर जाता, तो यहां भी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये नीचे की तरफ है। ये कॉमन सेंस है, हमें पता है ऐसा है ग्रेविटेशनल फील्ड। लेकिन अगर इसी बॉल को आप काइनेटिक एनर्जी दे देते हैं और आप इस डायरेक्शन में फेंकते हैं, तो क्या आपने इसे बॉल को फेंका, क्या बॉल सीधा नीचे गिर जाएगा? ऐसा तो नहीं है, इसके पास अपना भी मोमेंटम है, तो इसके कारण इसका जो पाथ होगा यह पैराबोलिक होगा। हाँ, भले ही जो फील्ड लाइंस है वो नीचे की तरफ है, लेकिन फील्ड लाइंस क्या करेगा? यहां पर ये जो फील्ड है वो क्या करेगा? इसका जो मोमेंटम है उसमें चेंज लाने का कोशिश करेगा। इसका जो अपना मोमेंटम है वो इस डायरेक्शन में है, चेंज इन मोमेंटम वो इस डायरेक्शन में होगा, तो नेट जो इसका रिजल्टेंट मोमेंटम होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होता है। इसीलिए पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। ये ऐसा नहीं कि सीधा फील्ड दिखा, जिस लाइन में जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये प्रोपेगेट करेगा, ऐसा तो नहीं होता है। यहां भी वही होगा, फील्ड भले ही यहां इस डायरेक्शन में बना हो, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास काफी काइनेटिक एनर्जी है तो ये सीधा उस लाइन को फॉलो नहीं करेगा, बल्कि यहां से आप कह सकते हैं कुछ पाथ इसका ऐसा भी होगा जिसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। वो पहुंच गया ना इस रीजन में, और जैसे ही वो इस रीजन में पहुंच जाएगा, ये चार्ज कैरियर्स जो पोटेंशियल बैरियर को तोड़ते हुए उस डायरेक्शन में चला जाएगा, वो अट्रैक्टेड हो जाएगा इस पॉजिटिव टर्मिनल पे और ये फ्लो करके यहां पर आ जाएगा। दैट मीन करंट का फ्लो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसे इंट्रोड्यूस किया। आपको ऐसा लग सकता था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फिर अट्रैक्टेड क्यों नहीं हो गए? होंगे कुछ हद तक, बहुत बहुत कम होंगे, लेकिन जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर चला जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन जब बाहर चला जाएगा यहां से, तो होगा क्या कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, बेसिकली ये तो न्यूट्रल था, ये साइड बेसिकली तो न्यूट्रल था, भले ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहे। सो कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के कारण ये चला जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल में, और जैसे ही पॉजिटिव पोटेंशियल में ये चला जाएगा तो आगे और इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो नहीं कर पाएगा, तो करंट का जो फ्लो है वो रुक जाएगा। भले ही कुछ माइक्रो सेकंड के लिए या फिर और कम समय के लिए कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स यहां से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आए, लेकिन उसे आप करंट का फ्लो नहीं कहेंगे, एक सस्टेनेबल करंट नहीं होगा वो। अब जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ गया, अब ये जो रीजन है ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, नेगेटिव पोटेंशियल में चला गया ये, तो ये तुरंत ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है अपना इफेक्ट दिखाएगा और इन इलेक्ट्रॉन्स को ये खींच लेगा अपने तरफ, तो करंट का फ्लो शुरू हो गया इस डायरेक्शन में। आप इस सर्किट को काट दे, यहां भी करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। तो ये काम कर रहा है एक स्विच की तरह। ये तो हो गया एक मुद्दा, और हमें यह भी देखना है कि अगर इसका थिकनेस ज्यादा होता, इस बेस का अगर थिकनेस ज्यादा होता तो होता क्या कि ये इलेक्ट्रॉन्स, मान ले यहां पर इसका थिकनेस को हम बढ़ा देते हैं, तो इसीलिए इसका थिकनेस को कम रखा जाता है। सो यहां पर मान ले, मैं पूरा ड्रॉ नहीं करूंगा, सो यहां पर इसका थिकनेस को हमने बढ़ा दिया, ये हो गया बेस मान ले। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करने का कोशिश करेगा, लेकिन चूंकि ये चौड़ा है तो ये हो सकता है यहां से ये अट्रैक्टेड हो जाए, कुछ दूर जाके ये अट्रैक्टेड हो जाए। इस इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंचना है, तो इसे पहुंचाने के लिए इसका जो थिकनेस होता है ये बहुत कम होता है, ताकि थोड़ा भी काइनेटिक एनर्जी एक सर्टेन लेवल के ऊपर अगर रहे तो वो यहां तक पहुंच जाए, इस कलेक्टर साइड में पहुंच जाए। और साथ ही साथ इसका डोपिंग लेवल अगर ये बहुत ज्यादा होता, भले ही ये पतला हो, लेकिन अगर डोपिंग लेवल काफी ज्यादा होता, यहां पर बहुत बहुत सारे होल्स अगर होते हैं, बहुत बहुत सारे होल्स, काफी ज्यादा, इसका डोपिंग लेवल काफी हमने बढ़ा दिया, तो होगा क्या
कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां काइनेटिक एनर्जी के साथ पहुंचेगा, इस साइड में कोशिश करेगा यहां तक पहुंचे, लेकिन चूंकि यहां बीच में इसके साथ होल का एनकाउंटर हो जाएगा तो ये होल इसे अब्सॉर्ब कर लेगा और वो इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रैप्ड हो जाएगा। सो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, यहां इन सारे होल्स में ये ट्रैप्ड हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है होल्स मतलब वहां जो बॉन्डिंग बना उसके कारण टोटल जो वैलेंस शेल है वहां पर 7 इलेक्ट्रॉन्स है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से वो एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो सकता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन वहां उस जगह को भर देगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए इसका जो डोपिंग लेवल है इसे कम रखा जाता है। अब जैसे कि हमने बात किया था इसके यूजेस पे, एक तो स्विच, आपने देख लिया स्विच का काम ये कैसे करेगा, और दूसरा ये करता है काम वो है एम्पलीफायर का। कैसे? देखिए यहां पर हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट किया है ड्यू टू दिस बैटरी, उसके कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पहुंच रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर अट्रैक्ट करेगा मान ले, तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच पाएंगे, इस सर्किट में पहुंच पाएगा। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ आ जाएगा, इस कलेक्टर साइड में, और ये करंट यहां पर फ्लो करने लगेगा। करंट जो होगा इस सर्किट में, अगर इसे मैं आई डैश नाम दूं और इस करंट को अगर मैं आई नाम दूं, तो ये आई डैश आई से काफी ज्यादा बड़ा होगा। मतलब एक छोटा सा करंट जिसे कि हमने इंट्रोड्यूस किया इस सर्किट में, वो एक बड़ा सा करंट क्रिएट कर रहा है इस सर्किट में। ये एम्प्लीफिकेशन का काम कर रहा है, करंट को एम्प्लीफाई कर रहा है। उसी तरह से अगर आप इसके स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, इस करंट का जो वैल्यू है उसको अगर आप बढ़ा देते हैं, तो इस सर्किट में करंट प्रोपोर्शनली बढ़ेगा। ऐसा क्यों होगा? हमने मान ले एक इसका स्ट्रेंथ जो है इसे एक और सेल लगा के बढ़ा दिया, तो ये अगर पिछले केस में इतना इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा था, एक सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, इस पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर देने से ये जो फील्ड सेटअप होगा ये भी डबल मैग्नीट्यूड का होगा और ये दुगना इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसके कारण दुगना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच जाएगा, और ये जो करंट होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम कह सकते हैं करंट जो इस डायरेक्शन में होगा वो भी डबल हो जाएगा। सो जो बेस करंट होता है, ये बेस करंट जो होता है इसके साथ प्रोपोर्शनल होता है ये वाला करंट, इस सर्किट में जो करंट बनता है, जो कि एमिटर कलेक्टर वाला करंट होता है। और इस तरह से हम करंट को एम्पलीफाई कर सकते हैं ट्रांजिस्टर को यूज करते हुए। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अंततः मैं थैंक्स कहना चाहता हूं प्रोफेसर एच.सी. वर्मा को, द लेजेंड एच.सी. वर्मा। उनके वीडियो को देख के मैंने बहुत सारा अपना जो डाउट है वो क्लियर किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी उनका वीडियो देखेंगे। सो एक चैनल है लर्निंग पॉइंट, मैं उस चैनल का लिंक और उस खास वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। वर्मा जी ने ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है कि ये उनका ही चैनल है, पर सारे वीडियोस उनका ही है और वो सारे वीडियोस यूट्यूब में कहीं और अवेलेबल नहीं है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये उनका ऑफिशियल चैनल हो सकता है। जो भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्मा जी का लेक्चर हमें मिल गया, यही काफी है, यही बहुत बड़ी बात है। आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें जो कि मैं बता नहीं पाया, जो उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है, वो आप देख पाएंगे, उसका मजा ले पाएंगे। तो इसी के साथ ही इस वीडियो को खत्म किया जाए। आगे के वीडियोस में हम और भी तरह तरह के मुद्दों पे बात करेंगे, बेसिकली ट्रांजिस्टर पे ही, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पे हम बात करेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।